बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज आपने सुना होगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि इमरान रियाज खान की आमदनी जो है वो बहुत बढ़ गई है और मई 2023 से वो तकरीबन 4 करोड़ माहाना कमा रहे हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब के बारे में भी उन्होंने इंकशाफ किया। तो ये मामला आखिर है क्या, माजरा क्या है, इसके बारे में हमने कोशिश की इमरान रियाज साहब से जानने की और इत्तेफाक से वो हमें मिल गए, लेकिन टेलीफोन पर मिले, वीडियो लिंक के जरिए नहीं मिले। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम साबिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआएं अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा कर शुक्र है मालिक का साबिर। तो आज मैं जब सुबह उठा तो मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी और वो वीडियो थी फॉरवर्डेड एज रिसीव की, और वो वीडियो मैंने देखी, सुनी, वो थी शेर अफजल मरवत साहब की। तो अगर शेर अफजल मरवत साहब की वीडियो आपने भी सुन ली होगी यकीनन, तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आप मई 2023 से 4 करोड़ रुपए माहाना एवरेज कमा रहे हैं और आपका सारे का सारा मसला जो है वो बयानिए का वो है ही दौलत से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? जी साबिर भाई, एक तो जिनका आप नाम ले रहे हैं मरवत साहब का, वो कोई संजीदा शख्सियत तो है नहीं। यानी हमने उन्हें बहुत सीरियस लिया जब वो एक दुरुस्त लाइन के ऊपर चल रहे थे और उन्होंने बड़ा काम भी किया, बड़ा जोर लगाया। मेरे बड़े फेवरेट थे एक टाइम पे। मुझे लगता था कि ये आदमी इमरान खान के नजरिए के ऊपर चलेगा, लेकिन फिर हमने देखा उन्होंने उल्टा जो है वो इमरान खान साहब के नजरिए को और जो वो करना चाह रहे थे खान साहब, वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बहुत अजीब सी चीज है। इमरान खान के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उन्होंने किसी वजह से ही मरवत साहब को पार्टी से निकाला है। वो लीडर है पार्टी का, अगर उसने ये फैसला किया है। नॉर्मली इमरान खान इतना हार्ड स्टांस लेते नहीं है, तो मरवत साहब की तकलीफ को हम समझ सकते हैं, लेकिन वो एक संजीदा आदमी नहीं है। नहीं, गैर संजीदा आदमी की बात को संजीदा लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन आप अंदाजा करें कि इनको जो मालूमात दी जाती हैं या जो इन्हें स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसका आप यहां से अंदाजा कर लें कि ये कह रहे हैं जी मई 2023 से मैं पैसा बना रहा हूं। मई 2023 में मुझे जबरी तौर पे लापता किया था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। 5 माह में उनकी तहवील में रहा। अगले 5 माह जो है वो मैं उस ट्रॉमा से निकलने के लिए अपनी ट्रीटमेंट करवाता रहा और उससे निकलने के लिए मैं कोशिश करता रहा। तो मैंने तो 10 महीने काम ही नहीं किया था, तो ये करोड़ों रुपया जो है वो उन 10 महीनों का मुझे कौन देगा लाके? ये तो अब मरवत साहब को चाहिए, जिन्होंने उसको खबर दी है उनसे वो पैसे लाके मुझे दें। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला उनके मुंह में घी शक्कर डाले। अगर इतनी अच्छी आमदन हो जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी जानते हैं साबिर भाई, हम भी जानते हैं और जिन हालात में हम गुजरे, क्या हमने अपना नुकसान नहीं किया? अभी भी मैं आपको सीरियसली ये बताऊं कि जो पाकिस्तान की रियासत को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट हैं, इन्होंने मुझे जो ऑफर किया था, इतना पैसा तो मैं मेरे ख्याल में 5-7 साल 10 साल में नहीं कमा सकता, जितना पैसा उन्होंने मुझे चंद हफ्तों के लिए ऑफर किया था कि आप अभी खामोश हो जाएं, आपने बोलना नहीं है, आप अभी बात ना करें, हमें इलेक्शन निकाल लेने दें। अच्छा, यहीं पे जितना पैसा इन्होंने मुझे ऑफर किया था, मैं ये हल्फन कह देता हूं कि उतना पैसा मैं शायद सालों में नहीं कमा सकता जितना उन्होंने मुझे चंद दिनों में दे देना था। ये आपको कब ऑफर की कि आप इलेक्शन तक खामोश हो जाएं, हम आपको रिहा? जनवरी में मैंने, क्योंकि देखें फरवरी में इलेक्शन आ रहा था जी, और मैं जनवरी में, मेरी फैमिली उम्र पे जा रही थी, मैं उनके साथ जाना चाहता था और मैंने ये दुआ भी की थी कि या अल्लाह मैं इलेक्शन से पहले अपना काम करूंगा, और अल्लाह ने मुझे सेहत दी, मुझे करना भी था। तो मेरा ये इरादा था कि मैं इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले अपना काम शुरू करूंगा और इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले वापस आ जाऊंगा उम्रा करके। लेकिन इन्होंने किया ये कि मुझे जाने नहीं दिया, तो फिर मेरे पास टाइम और ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने इलेक्शन से 11 दिन पहले जब अपना काम शुरू करने का फैसला किया, तो सिद्दीक जान साहब ने ये अनाउंस किया था। उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट करके बताया था कि हम आज से काम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि मेरे साथ मेरे अपने दोस्तों ने राब्ता शुरू किया। कुछ सहाफी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर्दा रहने देना चाहिए। 1-2 लोग और किसी और जगह से भी है, इन्होंने मेरे से राब्ता किया कि हम मिलना चाहते हैं। एक सियासतदान है, आजकल बड़ा तगड़ा है, उसकी हर बात मानी जाती है, वो भी मुझ तक पहुंचा
और एक बहुत बड़ा चैनल का मालिक है, वो भी मेरे तक पहुंचाया गया। वो तो बल्कि मेरे पास आ गया, मुझे मिला भी, मेरे साथ खाना भी खाया। तो इन सब लोगों ने ये ऑफर मुझे पहुंचाई कि हम आपको इतना पैसा दिलवा देंगे कि आप सालों में नहीं कमा सकते। और जो इनिशियली वो ऑफर थी वो इतनी बड़ी थी कि मरवत साहब को अपना वोट बेचने के लिए भी इतनी बड़ी ऑफर कभी नहीं हुई होगी, मेंबर कौमी असेंबली का, या किसी को भी नहीं हुई होगी। एक एमएनए को खरीदने के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं उससे बहुत ज्यादा तो इन्होंने मेरे साथ बातचीत शुरू की थी। तो मैंने साफ इनकार किया, मैंने कहा यार खुदा का नाम ले, आप लोग किस चक्कर में पड़ गए। मैं अल्लाह से दुआएं कर करके, और मैंने इस दिन के लिए इंतजार किया इतना लंबा, 10 माह मार खाने के बाद मैं आ रहा हूं। तो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं इस इलेक्शन से पहले ना बोलूं। तो ऑफर ये देते थे कि आप इलेक्शन से पहले ना बोलें, आप इंतजार करें 9 फरवरी तक का। 9 फरवरी के बाद से, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन में दाखिला करके जीत जाएंगे। जी हाँ। और 9 फरवरी से पूरा पाकिस्तान इनके कंट्रोल में हो जाएगा। इनको ये आइडिया ही नहीं था कि 8 को जो इनकलाब आएगा, वो अगर ये 5 साल भी हुकूमत चलाना चाहेंगे तो 5 साल इनके गले पड़ा रहेगा। इन्हें आइडिया ही नहीं था, ये समझ रहे थे कि सब गुडी गुडी हो जाएगा। 9 फरवरी से ना हम नया इलेक्शन करवाएंगे, चाहे मुतनाज़ हो जो भी हो, हम गेम डाल लेंगे और लोग नहीं निकलेंगे, इन्हें ये लगता था। तो मैंने कहा जी मेरा इंपैक्ट छोटा है या बड़ा है? 10 लोग भी मेरे कहने पे बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, तो मेरे लिए बड़ा ऑनर है, मैं अपना काम करूंगा। तो मुझे इन्होंने फिर धमकाया, इन्होंने कहा फिर ना तो नाम ईसीएल से निकलेगा, ना आपके लिए जिंदगी आसान होगी, और आप नए मुकदमात के लिए और गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार रहे। पहले भी आपको जबरी तौर पे लापता किया गया, आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये धमकाया भी मुझे गया। फिर आपने देखा कि मैंने ये काम किया और इलेक्शन के फौरन बाद मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। फिर 1 महीना दोबारा मुझे जेल में रखा गया और मुझे बाकायदा ये पैगाम दिया गया, जेल के अमले ने आज बताया कि वो लोग आते हैं एजेंसियों के लोग यहाँ पे, और वो ये कहते हैं इसको हम सबक सिखाएंगे। मुझे एक मुकदमे में, फिर दूसरे मुकदमे में डाला गया, फिर मैं बाहर निकला तो दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, फिर एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। तो ये सारा कुछ मैंने बर्दाश्त किया, उस पैसे को ठोकर मार के जो मेरी दहलीज पे पड़ा हुआ था। तो शेख अफजल मरवत शायद चीजों को पैसों में तोलते हैं, चीजों को पैसों में नहीं तोलना चाहिए। जो इज्जत अल्लाह ताला ने शेर अफजल मरवत साहब को दी थी, मैं शेर अफजल मरवत साहब को सारी दुनिया की दौलत देता हूं। शेर अफजल मरवत साहब वो इज्जत मुझे खरीद के दिखाए। ये तो कह रहे हैं ना 2, 4, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। शेर अफजल मरवत को मैं कहता हूं 10 अरब के अंदर वो इज्जत खरीद के दिखाओ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दी थी। अब आपने अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क किया है, तो अब दूसरों का तो कसूर अपना ढूंढे ना। वैसे भी मेरे ख्याल में मैं शेर अफजल मरवत साहब को जवाब देता ही नहीं हूं, और ना मैं इन्हें सीरियस लेता हूं। साबिर भाई आपने छेड़ दिया मामला, तो मैंने आपसे बात कर, मैंने इसलिए छेड़ा, मैंने आपको बताता हूं इसलिए छेड़ा कि मैं जाती तौर पे भी जानता हूं कि असल में एक टास्क दिया गया है और इसमें हम सबको कुछ लोगों को मेरे पीछे लगाया गया है। लेकिन आपका जो मामला था, क्योंकि फाइनेंशियल, क्योंकि हम भी जवाबदेह हैं और हम पे अगर कोई इल्ज़ाम लगे तो हम बिल्कुल, हमें जवाब देना चाहिए, और इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया और ये बात मैंने कहा कि पहुंचनी चाहिए अपने व्यूअर्स तक, क्योंकि हमारा नाजरीन के साथ एक एतमाद का रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, और हम जो बोलते हैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, और शायद इसी वजह से हम पे, हमारे बोलने पे, कंटेंट पे कभी भी एतराज़ नहीं उठा। हमें गद्दारी के मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात, बगावत के मुकदमात, ये सारे हम फेस कर रहे हैं। और मई 23 से उन्होंने कहा कि 4 करोड़ की आमदनी है महीने की, और मुझे मालूम है कि मुसलसल आप ऑफ एयर थे, आप ज़ेर हिरासत थे, आप तहवील में थे, आप लापता थे, सब कुछ थे। तो ये जो आमदनी अदरवाइज इससे हटके बात करते हैं। साबिर भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता भी है इस बात का, 2022 में जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो हमने खर्च की थी जब फ्लड्स आए थे जी। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत पैसे मेरे पास थे, क्योंकि मैं कहीं नौकरी भी 1-2 जगह पे करता रहा, तो जब मैं अगवा हो गया 5 महीने, तो फिर आपको पता है कि एक बंदा मौजूद ही नहीं है। हाँ जी। फिर बेशुमार लोग घर पे आते हैं और बेशुमार लोग बेशुमार कहानियां सुनाते हैं, तो पैसे बहुत तेजी से खर्च होते हैं। बिल्कुल। तो पैसे नहीं थे, मैंने यानी मैं किसी को कहना नहीं चाहता, यानी मैंने अपनी चीजें भी बेचने के लिए लगाई कि मैं ये बेच देता हूँ, कोई बात नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी इज्जत रखी है, वो हमेशा पर्दा रखता है, वो बड़ा मेहरबान है साबिर भाई। और दूसरा देखें, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया, वो इतना मेहरबान। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, और अल्लाह ताला का हम पर एहसान है। एक और बात इमरान भाई, बात यह है कि
हम अगर ये पैसे आते हैं, जितने भी आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, वो हम तो रेमिटेंस लाने वाले हैं, हम तो ज़र मुबादला लाने वाले हैं, तो हम तो कौमी खजाने को देते हैं, अपनी आमदनी में से टैक्स देते हैं और बाहर से पैसा पाकिस्तान में कर रहे हैं, भिजवाते हैं, और उस वक्त भी हमारा सारा रेमिटेंस आता था। तो इनको तो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि हम ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं। साबर भाई, आपको कैसे अप्रिशिएट करें? आप फॉरवर्ड एज रिसीव कर देते हैं तो फिर अप्रिशिएट तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, ये चलें, आपके 3 मिनट और लूंगा। ये बताइए कि ये आज असल में इतने नाजुक अंदाम ये क्यों हैं? कल मस्ती खेल साहब ने एक सवाल किया और लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी साहब से, रिटायर्ड हैं, और उनसे पूछा, और उनके क्वेश्चन बड़े वैलिड थे, और क्वेश्चन किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि क्या वजह है जी कि सी पैक का मंसूबा जो है वो आम मंसूबा 1 करोड़ रुपए का मुकम्मल होता है और सी पैक के 10 अरब मुकम्मल होते हैं, और हर जगह रिटायर्ड जर्नैल ही क्यों आते हैं, और वापडा में ऐसी क्या चीज़ है कि मुसलसल रिटायर्ड जर्नैलों को लगाया जाता है? ये क्वेश्चन किया उन्होंने, और सजाद गनी साहब चले गए और नाराज़ हुए कि जी आप मुझे फौज से मत जोड़ें, मेरी 40 साल मेरी तजर्बा है। वो बात ख़त्म हो गई, क्वेश्चन आया चला गया, लेकिन उसके बाद उनके गांव की, उनके रिश्तेदारों की बिजलियां काट दी, ट्रांसफार्मर काट दिए, मीटर उड़ा दिए। ये कौन सी सोच है? ये इस सोच को क्या एक सवाल करना? साबर भाई, ये तो बच्चों वाली सोच है ना। देखें, मैं इसमें मादत के साथ मैं इसमें ये अर्ज करूं कि ये क्यों सारे जर्नैल आके लगते हैं, रिटायर ऑफिसर, रिटायर ब्रिगेडियर, रिटायर कर्नल, ये सारे नौकरियों पे क्यों लगाए जाते हैं, सरकारी महकमों में इनको क्यों बैठाया जाता है? मैं इसके बारे में पहले सोचता था, मुझे लगता था कि ये बड़े डिसिप्लिन होते हैं, ये शायद ज्यादा काबिल होते हैं, लेकिन मैंने वक्त के साथ ये सीखा और देखा कि इनकी काबिलियत वैसे नहीं है जैसे एक सिविल सर्वेंट की काबिलियत होती है, क्योंकि ये खास माहौल में पल के आते हैं, ट्रेंड होके आते हैं, तो इनके अंदर एक ही ऐसी खूबी है जो सिविल सर्वेंट में नहीं होती। जो आपका सिविल सर्विस का आदमी है ना, वो सवाल पूछता है, वो लॉजिक के ऊपर बात करता है, वो आपको ये कह सकता है कि सर इसमें नुकसान हो जाएगा, सर ये नहीं करना चाहिए। इनका और एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट का ये फर्क है कि वो यस बॉस, यस सर, वो ये नहीं करता। इनको यस सर की आदत होती है। इन्हें जब ऑर्डर मिलता है ना एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में बराह रास्त या बिलवास्ता इक्तदार में तो एस्टेब्लिशमेंट ही है ना पिछले 70 साल से। एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपने लोगों के साथ काम करने में, यानी जिन जिन महकमों के साथ उनका वास्ता बढ़ता चला जा रहा है वो वहां पे अपने रिटायर ऑफिसर तैनात करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां वो कंफर्टेबल रहते हैं ना, वहां यस सर, ओके सर, डन सर, रॉजर, ये जो आवाजें लगती हैं तो ये काम हो जाता है, और उनको वो पसंद आता है कि ठीक है, बगैर रुकावट के ये बंदा अपने पे प्रेशर लेके हमारा काम कर देगा। सिविल सर्वेंट जो है वो रोकता है, वो मना करता है। मिसाल के तौर पे ये लाहौर में एक उस्मान बुज़दार के दौर में एक डीसी हुआ करते थे, और एक थे ये जो आपका है ना एलडीए के चेयरमैन। यहाँ पे एक फटा आ गया, डीजी थे, यहाँ एक फटा आ गया जी के कुछ ग्रीन एरिया है लाहौर में, उसको ब्राउन करना है। अच्छा, इसमें जो है ना सैकड़ों अरब की एक दिहाड़ी थी, और इसमें कुछ सियासतदान भी इन्वॉल्व थे, और डीएचए का भी था, और दीगर लोग भी थे। तो वो क्योंकि ब्यूरोक्रेट पढ़ा लिखा था, उसने इसके ऊपर जब इसको देखा, साइंटिफिकली इसकी इंक्वायरी की, तो उसने कहा ये नहीं हो सकता, लाहौर शहर तबाह हो जाएगा, ये नहीं करना। तो बुज़दार साहब को उन्होंने बताया जी हम नहीं कर सकते। अब देखे ना, उसकी जगह पे अगर कोई रिटायर ऑफिसर होता और उसको ये हुक्म आता तो वो फौरन कर देता, और वो बंदा ऐसा अड़ गया, ऐसा डट गया कि उसको कभी बलूचिस्तान तो कभी गिलगित बल्तिस्तान फेंकते रहे बाद में। और बुज़दार साहब के खिलाफ भी जो एक बयानिया बनना शुरू हुआ था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी मैं तो अपना काम कर रहा था और बुज़दार साहब के खिलाफ मैंने काफी स्टोरीज की, लेकिन मैंने ये स्टोरीज करना उस वक्त छोड़ी जब मैंने ये देखा कि ये क्यों खुश होते हैं। यानी मुझे 1-2 दफा फीडबैक आया, मैंने कहा यार ये लोग क्यों खुश होते हैं जब मैं बुज़दार के खिलाफ स्टोरी करता हूँ, ये तो इमरान खान के साथ खड़े हुए आजकल। और फिर मुझे बाद में समझ आई कि ये सारा पैसे का गेम है, और ये यहाँ पे कुछ ग्रीन एरियाज को ब्राउन करना चाहते हैं, जो बाद में हो भी गए। तो इन्हें क्योंकि यकीन दिलाया था कुछ और सियासतदानों ने, अब बुज़दार को हटा के हमें ले आए तो हम ये कर देंगे।
तो फिर बुज़दार के खिलाफ इन्होंने पूरा महाज गर्म किया। और मजे की बात यह है कि बुज़दार साहब आज भी अपनी लाइफ एंजॉय कर, सारे इल्जामात करप्शन के बुज़दार पे हैं, सारे इल्जामात करप्शन के परवेज खटक पे, सारे इल्जामात करप्शन के महमूद खान पे, और ये तीनों एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिसको ये कहा जाता था कि इसने सिर्फ इन बंदों को लगाया है, खुद ये बंदा ईमानदार है, वो बंदा जेल में। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें सिर्फ एक फाइल जो थी ग्रे एरिया वाली, ग्रे करना था ग्रीन को, वो सिर्फ एक फाइल सिर्फ 54 बिलियन रुपीस की थी, 54 अरब रुपए की एक फाइल थी। एक फाइल थी और ये टोटल मिला के कुछ 600 अरब रुपया बनता था। और उसके बाद निगरान हुकूमत ने वो सारे काम कर दिए, और निगरान हुकूमत से वो फिर बर्क रफ्तारी से, निगरान हुकूमत और उससे पहले की जो हुकूमत है उससे वो सारे काम करवाए गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। काबिर भाई बहुत शुक्रिया, खुश रहें और दुआ करें कि इसी तरह से अगर हमारी आमदन हो तो अल्लाह हमारे साथ और बहुत से लोगों का भला भी कर दे। तो आप 50 करोड़ रुपए का क्लेम तो करेंगे ना इनसे? कम से कम इतना तो बनता है। चलें, आपको क्लेम भेजे इनको, शेर अफजल मरवत भाई को, और उनसे कहें कि आपको किसी ने मिसगाइड किया है। तो बाकी बातें इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, इधर ना यहाँ पे कुछ बंदे रसीदें लेके फिर रहे हैं जी, कि कुछ लोग आए थे बर्तानिया में, हाँ, और वो इनको लूट के चले गए। सही। बंदे बेचारे रसीदें लेके फिर रहे हैं, जिस शादी पे जाओ, जिस फंक्शन में जाओ, जिस मेले पे जाओ, जहां पहुंचो लोगों की गैदरिंग में वो रसीदें लाके हमारे आगे रख देते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ यार पैसे तुमने दिए हैं, मैंने तो नहीं दिए पैसे, तुम जानो और वो जाने जिसने तुमसे पैसे लिए। तो यहाँ पे तो लोग रसीदें लेकर फिर रहे हैं। चले वो रसीदों वालों पे फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, तो इजाजत दीजिए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे इमरान रियाज खान जी, आपने गुफ्तगू सुन ली सारी की सारी। अब मैं एक और आपको एक छोटा सी गुफ्तगू सुनवाता हूँ, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है जनाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। और कैसे लगे, कब लगे, ज़रा सुनिए और देखिए। और मैं ये चाहूँगा कि इस बारे में तस्दीक भी कर दें, क्योंकि ये फॉरवर्डेड एज रिसीव जो है वो नहीं है, बल्कि मैंने कंफर्म भी किया है। और कंफर्म करने के बाद पीटीवी के लोगों ने मुझे बताया भी है कि नहीं जनाब, ये लाइव जब चल रहा था तो वहाँ से ये ग्रैब किया गया है, और इसमें कोई मिक्स एंड मैच नहीं है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दे, तो मैं हाजिर हूँ जनाब। तो फिल वक्त इतना ही, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।